नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, आज जो है बीएचयू केमिस्ट्री के जो है मॉडल टेस्ट 7 की बात करेंगे। तो इसमें जो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को, जो कि आपके आईसीआर हो गया, यूपीडी हो गया, बीसीसी हो गया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट जुड़ जाइए और सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो क्लास को स्टार्ट किया जाएगा अपने, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। तो देखेंगे पहले प्रश्न को। अपना पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहले प्रश्न का दीजिए जवाब सभी लोग फटाफट भाई। पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तलों का क्रम है। तो भाई यहाँ पे कौन सा क्रम है, इसका आपको जवाब देना है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की भाई, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, तो हमारा जो है होता क्या भाई, जब 1s1 जब यहाँ पे आप बाउंड नियम लिखेंगे तो आप उसके अनुसार जो आपको पता चलेगा कौन सा है, 4s और यहाँ पे डी हो जाएगा, 4s और डी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन डी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके, वह यौगिक जिसमें sp तथा sp2 दोनों प्रकार के संगृहीत आकर्षण उपस्थित हैं। तो भाई फटाफट बताइए, प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा भाई। प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और CH, ये हो गया हमारा प्रोपीन का। प्रोपेन का क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन का C3H6 होता है ना, ठीक है। और प्रोपाडाइन, प्रोपाडाइन का भाई क्या होगा फार्मूला, H2C और इस से डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे C, उसके बाद डबल बॉन्ड और CH2 होता है, यानी C3H4। और इसमें क्या है भाई, इसमें C3H4 इसमें भी है, लेकिन इसकी संरचना जो दिया हुआ है वो संरचना जो है यहाँ पर अलग दिया हुआ है, इसकी संरचना अलग दिया हुआ है, ठीक है। संरचना के ऊपर बात की जा रही है। तो भाई यहाँ पे जो है देखिए, संरचना के आधार पे जो हमारा कौन सा यहाँ पे राइट आंसर प्रोपाडाइन होगा। देखिए अब आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे जो है कार्बन परमाणु और अदर के बीच जो है यहाँ पर 4 अदर्स जरा अगर रहते हैं तो वहाँ पे भाई sp3 होता है। देखिए अगर कार्बन परमाणु और जो मतलब अदर वाला है उसके साथ जो है 4 जब बनता है तो वहाँ पे sp3 संकरण होता है। और जब वहाँ पे 2 होता है यानी 3 अदर्स होते हैं, कार्बन के साथ जो है 3 अदर जुड़े होते हैं तो भाई वहाँ पे कौन होता है, sp2 संकरण होता है। और जब कार्बन के साथ 2 अदर जुड़े होते हैं तो भाई कौन सा होता है, तो वहाँ पे जो है sp संकरण होता है। तो हमारा पूछा गया sp और esp, यहाँ पर 2 पूछा है भाई कौन सा संकरण होगा। तो भाई देखिए पहला वाला जो यहाँ पे हमारा प्रोपीन है तो उसमें जो है 3 बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 बन रहा है, तो हमारा जो है ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इधर जो है एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, यानी 4 संकरण हो गए, यानी ये sp3 के अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरे वाले में अगर बात की जाए भाई, दूसरा वाला जो C3H6 है उसमें भी भाई जो है हमारा एक बार ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो उस वजह से जो ए भी हमारा यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड जो है एक बार बनेगा, उसके बाद एक सिंगल, तो उस वहाँ पर भी हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से जो है भी हमारा C3H6 भी नहीं हो पाएगा। और H2C और डबल बॉन्ड C जो है यहाँ पर हमारा बन रहा है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे जो है 2 की बात की है भाई, 2 अदर्स की बात की गई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा क्या है भाई, ये वाला प्रोपाडाइन यहाँ पे सही है। डाइन क्यों लग रहा है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 2 बार आया हुआ है, इस वजह से जो है डाई यहाँ पे उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसके लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक विघटन नाभिक श्रेणी का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। चलो भाई फटाफट बताइए। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई, क्या है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रत्येक प्राकृतिक विघटनीय श्रेणी का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई, क्या है राइट आंसर इसका, जो है यहाँ पे PB यानी प्लम्बम है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे धातु चादर को भेदन क्षमता का सही क्रम है, धातु चादर का रहना चाहिए भाई, धातु चादर का भेदन क्षमता का सही क्रम है, यानी इसमें जो आपका दिया हुआ है पहला आपका ऑप्शन है गामा बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा अल्फ़ा गामा, या अल्फ़ा यहाँ पे लास्ट वाला है गामा अल्फ़ा बीटा, यानी सबसे अधिक गामा की होती है बीटा से, फिर बीटा से अधिक जो है यहाँ पे बीटा की अधिक होती है अल्फ़ा से, इस प्रकार से है, या अल्फ़ा की अधिक है बीटा से, बीटा की अधिक है गामा से। तो भाई यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई देखो जो सबसे ज़्यादा होती है किसकी होती है भाई, गामा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है, और बीटा
जो है यहाँ पे उसके बाद अल्फ़ा की होती है। तो सबसे अधिक किसकी होगी, गामा की, उसके बाद जो है बीटा, उसके बाद जो है अल्फ़ा, सबसे कम अल्फ़ा की होती है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए भाई, पांचवा प्रश्न, निम्न बंधों में कौन सबसे अधिक आयनिक है। तो भाई आप फटाफट बताइए। चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर की बात की भाई, निम्न बंधों में कौन सबसे अधिक आयनिक है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई पांचवें का, तो जो यहाँ पे क्या है CH Cl है, ये आपको देना CGM और क्लोरीन यहाँ पर है, ये राइट आंसर आपका यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है भाई, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या है। तो भाई 1 सेकंड का जवाब है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात क्या है। तो भाई 1 और 4 होता है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए 1 और 4 का रेशियो यहाँ पे है। आगे अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, किसी गैस के 3 × 10⁻21 है, अणुओं का भार 0.4 ग्राम है, गैस का वाष्प घनत्व होगा। चलो भाई फटाफट बताइए भाई, इसका जो है आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, जो है 22.4 लीटर जो है यहाँ पे जो हमारा क्या है गैस अणु जो होते हैं उनका संख्या कितनी होती है भाई, 22.4 लीटर में जो है गैस अणुओं की संख्या कितनी होती है, गैस अणुओं की संख्या तो भाई कितनी होती है 6.0 × 10⁻23 होती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये 22.4 था, अब इसको जो है हम हाफ करें तो भाई 11.2 लीटर हो जाएगा, गैस अणुओं में वही चीज़ है बाकी। और जो यहाँ पे जो 6 है, इसको जो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 3.0 × 10⁻23 हो जाएगा। ये तो भाई हमारा जो है यहाँ पे हाफ यानी 11.2 लीटर गैस अणुओं की यहाँ पे बात की गई, उसमें जो है कितने अणुओं की संख्या होगी। तो भाई उसमें जो अणुओं की संख्या कितनी 3.0 × 10⁻23 हो जाएगी। जबकि हमें दिया हुआ है क्या भाई जबकि हमें दिया हुआ है 3 × 10⁻21 दिया है, 3 × 10⁻21 में जो है अणुओं की जो है, अच्छा अणुओं का भार यहाँ पे भार दिया हुआ है कितना भाई 0.4 ग्राम। तो इसके लिए जो फार्मूला था उसी फार्मूले पे लगाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो है 3 × 10⁻23 अणुओं का भार, तो इतने का अणुओं का भार क्या होगा भाई, यही हमें निकालना था भाई। इसके लिए जो वही फार्मूला है वही पे लगाएंगे 0.4 × थोड़ा इसको व्यवस्थित लिखा जाए ताकि आपको समस्या ना हो भाई, 0.4 × यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 3 × भाई यहाँ पे 23 और बाई में जो है नीचे 3 × 10 की पावर यहाँ पे 20 हो जाएगा भाई। इसको जो है इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, ये तो इससे कट गया, तो भाई 0.4 × 10 की पावर 2 बच गया, यानी भाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको हम 100 लिखेंगे तो 100 से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 40 इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ KBr विलयन से ब्रोमीन मुक्त करेगी। कौन सा, अच्छा ब्रोमीन मुक्त करेगी या ब्रोमीन मुक्त करेगा। तो भाई कौन सा पदार्थ जो है KBr विलयन से जो है ब्रोमीन मुक्त करेगी, यानी KBr बनने से पहले जो है ब्रोमीन क्या मुक्त कर रही है भाई, यहाँ पे जो है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो भाई Cl2 जुड़ा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना Cl2 जो है ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो है क्या होता है कि KBr जो है वो ब्रोमीन जो है सॉरी यहाँ पे जो है KCl जुड़ा रहता है, तो उसके बाद जो है जब K के साथ जो है यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा रहता है तो वो जो है बाद में किसके साथ ब्रोमीन के साथ जो है अपना साथ ही उसको ब्रोमीन को बनाना था भाई, क्लोरीन को छोड़ दे भाई, यहाँ पे Cl2 जो है हमारा गैस के रूप में निकल जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयन संक्रमण धातु को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ला सकता है। 9वां प्रश्न भाई हमारा क्या कर रहा है उसके अनुसार जवाब दीजिए भाई, कौन सा आयन संक्रमण धातु को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ला सकता है। भाई इसके राइट आंसर की बात की भाई 9वें का प्रश्न क्या है, फ्लोरीन है भाई, फ्लोरीन यहाँ पे राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न भाई, पोटेशियम क्लोरेट के एक नमूने को गर्म करने के उपरांत भार में प्रतिशत कमी होगी, यानी कितने प्रतिशत भाई भार में उसके जो है कमी हो जाएगी।
तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए जो इसमें जो है हमारा भाई क्लोरेट कितना होता है, तो उसकी बात यहाँ पे की जाए भाई 245, जो इसकी वैल्यू दी रहती है, ठीक है। गैसीय परमाणु जो इसको वैल्यू दी गई है जी। और यहाँ पे जो है KC पोटेशियम क्लोराइड KClO3 होगा ना, KCl पोटेशियम क्लोराइड की बात की जा रही, इसका जो पहले भार होता है, पहले का भार, ठीक है। तो भाई पहले का भार कितना होता है यहाँ पे, ये जो है इसका पहले का भार है 245 G, KCl का जो है पहला भार है। अब भाई बाद में जब इसको गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो भाई क्या निकल जाता है, इसमें से जो है ना 96 O2 निकल जाता है। 96 O2 जो है इसमें से निकल जाता है, ऑक्सीजन जो है इसमें से निकल जाता है। अब भाई क्या हमारे पास बचा, बस यही हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 G KClO3 में पोटेशियम क्लोराइड में जो है हमें यहाँ पे बताना भाई पोटेशियम क्लोराइड में जो है कितनी कमी आई है, कितनी कमी आई, तो वही बताना भाई। यहाँ पे जो है 96 × 100/245। तो भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमारे पास कितना निकल कर आएगा, तो भाई यहाँ पे जो है सॉल्व करने के बाद इसको निकल के आएगा 39.8, ठीक है। 39.8 आएगा यहाँ पे, यानी C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय विलयन में 200 मिली N, ठीक है, N यहाँ पे संख्या दी है, KMnO4 द्वारा FeSO4 अणुभार 152 का कितना द्रव्यमान ऑक्सीकृत होगा। चलो भाई, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या होगा यहाँ पे, तो होता क्या है FeSO4 इक्वल टू में जो है KMnO4, तो भाई क्या हो जाएगा 200 × 1 है ना, और इधर जो क्या हो जाएगा भाई W यहाँ पे वेट है भाई, ठीक है, वेट बाई 152/1, और इनटू जो है यहाँ पे भाई 100 है, ठीक है, 1000 है, जो क्योंकि भाई यहाँ पे ग्राम है तो भाई 1000 ग्राम जो है यहाँ पे केजी के जो है ये हमारा 200 ml है, तो भाई यहाँ पे जो है उसको केजी में बदला गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई हमारा जो है क्या आ जाएगा, इससे इसको काट दो, ये भाई 5 हमारे पास है। अब जब 5 से डिवाइड करेंगे 152 को, भाई 5 से जब 152 को डिवाइड करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 30.4 आ जाएगा निकल कर, यानी ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस ये निकालना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना था, ठीक है। यहाँ पे 200 से हमने 5 को डायरेक्ट 1000 को डायरेक्टली काट दिया, उसके बाद जो है 5 से जो है 152 में भाग दिए थे, भाई ये हमारे पास कितना आ गया 30.4 निकल कर आ गया, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 3 बाहरी आपूर्ण कोष वाला तत्व है, यहाँ पे जो आपको कौन सा ऑप्शन है, संक्रमण तत्व है, प्रतिनिधि तत्व है, आंतरिक संक्रमण तत्व है या ब्लॉक तत्व है। चलो भाई फटाफट बताइए तो इसको। तो इसके राइट आंसर की बात की भाई क्या है, यहाँ पे आंतरिक संक्रमण तत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक संक्रमण तत्व इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन जाति के आकार का कौन सा क्रम सही होता है। तो भाई एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, एक तो जो आपका उदासीन होगा जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन इसमें कौन सा क्रम सबसे व्यवस्थित होगा वो आपको बताना है। तो भाई सबसे पहले निगेटिव, फिर उदासीन, फिर आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी यहाँ पे भाई डी ऑप्शन सही है। देखिए पहले निगेटिव आपका दिया हुआ है, उसके बाद पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में से कोई भी नहीं दिया है, उसके बाद आपका पॉजिटिव दिया है, यानी आई पॉजिटिव, आई कोई आवेश नहीं, यहाँ पे आई पॉजिटिव, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, H2O2 का द्विध्रुवीय आघूर्ण है या डाइपोल मोमेंट। भाई H2O2 का जो है द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, तो भाई यहाँ पे राइट आंसर बात की जाए क्या होता है भाई 2.1 होता है, ये आपको देखना 2.1 होता है द्विध्रुवीय आघूर्ण। आगे देखिए, निम्न में से घनत्व का सही क्रम है, भाई घनत्व का जो है सही क्रम क्या है, 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो भाई यहाँ पे जो सबसे जो अधिक होता है किसका होता है भाई, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का इसका होता है 0.972, 0.972। उसके बाद पोटेशियम की बात की भाई 0.859, 0.859। और भाई लिथियम की अगर बात की भाई लिथियम का कितना होता है भाई 0.534। भाई सबसे अधिक जो देखिए इस प्रकार से हमारा बन गया, यानी लिथियम पोटेशियम और सोडियम यहाँ पे होगा, लिथियम पोटेशियम सोडियम, यानी बी ऑप्शन राइट होगा भाई, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए,
क्षार धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम। देखिए भाई स्टार्टिंग में जो वीडियो छोड़ देते हैं ना तो मतलब फिर भाई यही कहेंगे कि सर जी क्वेश्चन नहीं फंसे है वो है फलान ढिकान, मतलब भाई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, घुमा फिरा के, लेकिन इस प्रकार की आप प्रश्न किए रहोगे तभी तो वहाँ पे समझ में हाँ भाई इस प्रकार का प्रश्न था, हमने उसको ऐसे किया था, इसको वैसे किया जाए क्या आंसर आएगा, मतलब वहाँ पे तभी तो आप दिमाग लगा पाओगे ना। जब अभ्यास नहीं किए रहोगे तो वहाँ पे एक को वो देखते ही डर लग जाएगा भाई, है ना। तो सबसे बड़ी बात है अभ्यास करना। अब देखिए क्षार धातु हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा भाई यहाँ पे सही होगा। तो भाई सबसे अधिक जो है यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ क्रम जो है यहाँ पे बात की जाए सबसे अधिक किसकी होती है यहाँ पे जो है इसकी भाई, उसके बाद इसकी, इधर और इधर। अच्छा बढ़ता हुआ क्रम भाई जो है सबसे अधिक कौन है, ठीक है, तो इधर इस प्रकार से लग जाएगा, यानी सबसे अधिक ए, उससे कम ए, उससे कम ए, उससे कम ए, सबसे कम भाई ए है और सबसे अधिक ए वाला है, यानी ए ऑप्शन ही थी राइट ऑप्शन। अगला देखिए बोरिक अम्ल H3BO3 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चलो भाई फटाफट बताइए इसमें जो असत्य देखिए आपको फाइंड करना है। अभी तक तो आपको जो है हमेशा सही फाइंड करना था कि, लेकिन आजकल प्रश्नों में जो है वहाँ पे असत्य है या इसमें जो है गलत कौन सा, मतलब इसमें कौन सा सही नहीं है, नहीं लास्ट में उसमें घुसा देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की भाई 17वें प्रश्न का क्या है जवाब। तो भाई यहाँ पे जो है यह प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य नहीं करता परंतु हाइड्रोक्सिल आयन स्वीकार करके एक लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, ठीक है, यानी ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए भाई निम्न में से किसका गलनांक सर्वाधिक है। तो भाई किसका गलनांक सर्वाधिक होता है भाई, सोडियम का भी यहाँ पे जो है अधिक होता है, सॉरी यहाँ पे जो है इसका भी गलनांक कम होता है और इसका भी गलनांक कम होता है, ठीक है, और इसका भी, और सबसे अधिक किसका होता है भाई यहाँ पे डायमंड का होता है, सबसे गलनांक जो है सबसे अधिक जो है डायमंड का होता है। आगे देखिए ग्रेफाइट परमाणु भट्टी में किस रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ग्रेफाइट जो होता है परमाणु भट्टी में अगर उसका उपयोग किया जाता है भाई किस रूप में उसका उपयोग किया जाता है। तो भाई किस रूप में किया जाता है, इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई देखिए स्नेहक नहीं भाई, स्नेहक के रूप में नहीं, फ्यूल भाई फ्यूल के रूप में भी नहीं, यहाँ पे कुचालक नॉन कंडक्टर के रूप में भी नहीं, यहाँ पे मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न है ओस्टवाल्ड प्रक्रम में HNO3 के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। भाई यहाँ पे जो है कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है, देखिए यहाँ पे ब्लैक यानी काला, ब्लैक एक काला भाई और एक गाज है, तो भाई गाज इस प्रकार से गाज है, गोज नहीं गाज है, ठीक है, एक गाज है भाई। यहाँ पे राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो है PT, यहाँ पे प्लेटिनम की बात की जाए भाई ये भी हमारा सही ऑप्शन पहला वाला नहीं है। निकल का नहीं प्रयोग किया जाता, यमन ब्लैक ये भी नहीं किया जाता भाई, PT गॉज का प्रयोग किया जाता है। देखिए PT तो यूज किया जाता है लेकिन ब्लैक वाला नहीं, यहाँ पे गॉज वाला यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित आंकड़ों में से ऑक्साइडों में से कौन सा ऑक्साइड सबसे दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा ऑक्साइड सबसे दुर्बल अम्ल है। तो भाई सबसे दुर्बल जो है कौन सा इसमें है, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर AS4O10 हो जाएगा, AS4O10 हो जाएगा, यानी C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए नेशनल अभिकर्मक होता है भाई, नेशनल अभिकर्मक जो है कौन सा है इसमें वही आपको बताना है, कौन सा इसमें नेशनल अभिकर्मक है, नेशनल नहीं भाई नेशनलर। तो भाई यहाँ पे जो जवाब है क्या है इसका राइट आंसर, तो भाई यहाँ पे K2HgI4+ यानी OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KgHI देखिए आई है भाई, I4 है, यहाँ पे आई जो आयोडीन है उसकी बात की जा रही है, यानी C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ओजोन में O से O यहाँ पे दिया हुआ है भाई, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको कीटोन समूह ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कीटोन समूह तो वैसे इस प्रकार से होता है लेकिन ये कीटोन समूह नहीं है, ठीक है। बंद लंबाई होती है, यानी ओजोन जो होता है हमारे जो दो ओजोन परमाणु हैं उनके बीच की जो बंद की लंबाई होती है वो कितनी एंगस्ट्रॉम की होती है। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई क्या होती है लंबाई उनके बीच की, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.27 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम के जो भाई यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का कितना होता है 10⁻⁻10 यहाँ पर मीटर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए 24वां प्रश्न ओजोन स्टार्च आयोडाइज्ड के कागज़ को कैसा कर देता है। चलो भाई ओजोन स्टार्च जो है आयोडाइज्ड अगर कागज़ है तो उसका रंग कैसा कर देगा, हरा, नीला, लाल, काला। तो भाई कैसा करेगा,
नीला आकाश के जैसा, यानी ब्लू। आगे आपका लास्ट प्रश्न भाई, द्विप्रतिस्थापित बेंजीन के समाअवयवों की संख्या होती है। चलो भाई फटाफट बताइए। तो सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो उनके नंबर्स कितने होते हैं? चलो भाई आइसोमास की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर कितने होते हैं भाई? यहाँ पे जो है बेंजीन के जो आइसोमास होते हैं कितने होते हैं भाई? यहाँ पे 3 होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ आपका होगा गया वीडियो भी कंप्लीट। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक देखते रहिए फानी विदासी सर, थैंक यू। और कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो भाई आपको जो है पीडीएफ, पहली बात तो इसका जो क्वेश्चन की आपको पीडीएफ, देखिए आपको मैं आंसर का पीडीएफ नहीं देता, क्यों? क्योंकि भाई आप लोग जो है क्वेश्चन की पीडीएफ पकड़ो ताकि आप क्वेश्चन को दोबारा देखो, और जब वो नहीं आए तब उसका आंसर जो आप यूट्यूब से मिला लो, ठीक है। नहीं तो आंसर मिलेगा उसको रटने लगोगे, मैं ये बार बार कहता हूँ, और कुछ भी नहीं करना है। तो वही है आज रेडी दी फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। और आपको कोई क्वेरी तो भाई यहाँ पे 9170 788 397 व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।